welcome to the episode. Yoji is here with us. हेलो, वेलकम टू लेगेसी। हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर 7 ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे सोशल सस्टेनेबिलिटी इन बिजनेस। इसके पहले के जो यूनिट्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। जब इस यूनिट को आप देख रहे हैं तो स्पीड बढ़ा के नहीं देखेंगे, शांति से देखेंगे, ईयरफोन लगा लेंगे ताकि किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट ना हो। और जब आप इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो हमारा काम एक मैनेजर की तरह इस चैप्टर को समझने की कोशिश है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बिजनेस में उसके क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन ऑफ चेंजेस क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम एनहांस कैसे हो रहा है और मैनेजमेंट की लीडरशिप किस तरह से चेंज हो रही है ओवर टाइम, वो सब हमें देखना है इस चैप्टर में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझने की है कि हम इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन करें और पैसा बनाना बिल्कुल छोड़ दें। मतलब इंडस्ट्रीज को लॉक कर दें, मैनेजर अपना काम छोड़ दे, बिजनेस पे ताला लगा दे, बिल्कुल कार्बन एमिशन ना करे, नेट जीरो हो जाए शुरू करने से पहले ही। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। गोल ये है कि दोनों चीजें हों, पैसा भी बने, आप बिजनेस भी करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी साथ में हो सके। पहली चीज ये। दूसरा, एक डायलेमा हम पूरे चैप्टर में फेस करेंगे क्योंकि जो चैप्टर लिखा गया है, ये जो बुक है, ये वेस्टर्न मेजर्स पे लिखी गई है, वेस्टर्न सर्विस के बेसिस पर लिखी गई है, वेस्टर्न माइंडसेट के हिसाब से लिखी गई है। दो इकोनॉमीज होती हैं, दो तरह की इकोनॉमीज होती है, एक होती है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक होती है डेवलपिंग इकोनॉमी। अमेरिका डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमीज इंडिया, चाइना वगैरह वगैरह। डेवलप्ड इकोनॉमीज जो होती हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत पुश कर रही है और वो चाहती है, वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है। वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नेट होता है। कोई इंसान बोल दे कि भाई मैं गरीबी रेखा के पास आ गया हूँ, मेरी जॉब चली गई है, वो अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर डाल देगा, उसको सरकार पैसे भेजना चालू कर देगी। वहाँ पे एजुकेशन फ्री, वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री, वहाँ पे सब कुछ सेट है वहाँ के लोगों का, कोई वहाँ भूखा नहीं मरा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री, हमारी कंट्री का एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को सरकार हर महीने खाना भेज रही है। पैसे छोड़ दीजिए, बाकी स्कीम छोड़ दीजिए। इस लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम हमारी डाउन है। तो क्या हम इस एडिशनल कॉस्ट को झेल पाएंगे? उस तरह तो बिल्कुल नहीं झेल पाएंगे जिस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करने के लिए कह रहा है। तो हमारे जो यहाँ के मैनेजर्स हैं, इस चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज के मैनेजर हैं, उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, लेकिन अपनी तरीके से करना है, अपने इनोवेटिव सोल्यूशन के हिसाब से करना है। ये जो पूरा चैप्टर है, ये सोल्यूशन बता रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके उसको हल्का सा हिला के, अपने हल्का सा चेंज करके अपने हिसाब से बिठा के उसको करना है आपको। तो हमें क्या करना है, आप प्रॉफिट कमाइए, उसका छोटा सा हिस्सा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट डाल दीजिए और धीरे धीरे उसे और बढ़ाते रहिए। जो पूरी प्रोसेस है बिजनेस की, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को धीरे धीरे करके आप खिलाते जाइए। ये इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रैक्टिकली। अगर आप नहीं से प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो फिर इसका कोई मतलब है नहीं। शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हमने देखा कि इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करते हुए बिजनेस करने का जो तरीका है, ये ग्रोइंग रिकॉग्निशन ले रहा है एक नए आइडिया की तरह। लेकिन कई लोगों के लिए ये थ्योरेटिकल आइडिया है। जैसे कई लोग जो सिर्फ एग्जाम के लिए लेक्चर को देख रहे हैं, उन्हें लगा ये एक बिल्कुल थ्योरेटिकल आइडिया नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली वर्ल्ड का नेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह हम सेव कर सकते हैं बिजनेस करते हुए, प्रॉफिट कमाते हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाते हुए, वो हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश हम इस चैप्टर के साथ करने वाले हैं। ठीक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिजनेस किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ सकता है, उसके लिए अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है तो ये बहुत जरूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारे बिजनेस की प्रैक्टिसेस में, सिस्टम्स में ला सकें। और अगर ऐसा लाना है, जो बिजनेस लीडर्स हैं उन्हें ये आर्टिकुलेट करके सही शब्दों में बताना पड़ेगा कि हम क्या एक्सपेक्ट करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो डेफिनेशन सुनेंगे। फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस अडॉप्टिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज दैट मीट द नीड ऑफ द एंटरप्राइज एंड इट्स स्टेकहोल्डर्स टुडे व्हाइल प्रोटेक्टिंग, सस्टेनिंग एंड एनहांसिंग ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड इन द फ्यूचर। मतलब जो अभी की नीड्स है एंटरप्राइज की, उसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स की, उनको तो पूरा कर ही रहे हो, लेकिन आप एनहांस कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को, जो कि फ्यूचर में भी नीड होंगी। करंट नीड की वजह से इतना एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर दे रहे कि फ्यूचर के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आप इंश्योर कर रहे हो कि एंटरप्राइज और स्टेक होल्डर्स की सारी नीड्स पूरी हो रही है। स्टेक होल्डर कौन हो गए? आपके शेयर होल्डर्स, जिन्होंने आपको पैसा दिया, बैंक हो गए, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हो गई, कस्टमर हो गए, आपके एम्प्लॉइज हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपकी कम्युनिटी हो गई। इस डेफिनेशन से ये भी हाईलाइट होता है कि किस तरह एक बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट है कम्युनिटी पर, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए नेचर पर, इन एडिशन टू द फाइनेंस जो उसको लगता है उसके साथ। ये डेफिनेशन इंटेंड करती है कि जो बिजनेस के डायरेक्टर्स हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो इन जो प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उसके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाएं। लेकिन ये बात बहुत समझना जरूरी है कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। एक अकेली एंटरप्राइज आइसोलेशन में इसको अचीव नहीं कर सकती। जब एक पूरी इंडस्ट्री, हर एक पार्टिसिपेंट ग्लोबल इकोनॉमी का, कस्टमर्स और गवर्नमेंट के साथ काम करेगा, तब जाके हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजों को बचा पाएंगे। सिर्फ अपनी नीड में सारी चीजों को एक्सप्लॉइट करके खत्म नहीं कर देंगे पूरी इन्वायरमेंट को। ठीक है। इंप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं बिजनेस के लिए? एक क्लीशे टर्म है कि अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसका कॉमन रिस्पॉन्स है कि स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन, बिल्कुल शट डाउन कर दो, ताले लगा दो इंडस्ट्रीज के अंदर। ये बिल्कुल गलत है। अगर ट्रेड ऑफ होगा, आप किसी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर वो ट्रेड ऑफ मतलब लड़ाई हो रही है कि या तो मुझे हेल्दी इन्वायरमेंट ही मिल जाएगा पूरी तरह से, या मैं हेल्दी ग्रोथ ही कर सकता हूँ बिजनेस की, तो बिजनेसमैन को तो खाना भी खाना है, उसको प्रॉफिट भी कमाना है, उसको अपनी लाइफ भी जीनी है, तो वो हमेशा हेल्दी ग्रोथ को चूज करेगा। तो फिर बिजनेसेस इस आइडिया को ही छोड़ देंगे। तो जरूरी क्या है कि आप उस कॉमन फॉर्म ऑफ उस थोड़े से फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट ले जाइए जहां पे इन्वायरमेंटली और सोशली सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट हो, दोनों चीजें जहां पे साथ में हो सके, ट्रेड ऑफ ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी बैलेंस का नाम है, जहां पे बिजनेस और सोसाइटी तीन गोल को पूरा करती है। क्या? कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो रहा है, सोशल वेलबींग भी हो रही है, और इन दोनों के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ में हो रहा है। जो एंटरप्राइज ऐसा करती है कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि उनके पास नए नए कस्टमर्स आते हैं, सेफ मटेरियल प्रोसेस को भी यूज करते हैं,
क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है और उनकी गुडविल भी बढ़ती है। ठीक, ये बिजनेस पे इफेक्ट होता है इसका। लेकिन इसके कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी होते हैं। ट्रेडिशनली जो बिजनेस है वो बहुत प्रिसाइज एंडेवर माना जाता है, प्लान करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको टेस्ट करते रहना है। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो ऐसा कोई सिंपल और यूनिवर्सल मेजर नहीं है, वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है वैसे वैसे सोसाइटी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। लेकिन उसमें बिजनेस का जो रोल है वो इंडेफिनिट है, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा है जो स्पीड में काम कर सकता है और उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है। और जो बिजनेस की एबिलिटी है इस चीज को करने के लिए वो अलग अलग सेक्टर और अलग अलग साइज के हिसाब से चेंज करेगी। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस चालू करा और आप कोई चीज कर रहे हो और वहीं अडानी कोई चीज कर रहा है तो उसके पास पैसे ज्यादा है, वो कर सकता है, कॉन्टेक्ट ज्यादा है, एम्प्लॉय ज्यादा है। तो कुछ जो एग्जीक्यूटिव कौन जो बिजनेस को चलाते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव सोचते हैं कि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है पैसा बनाना और हमारा कोई सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन दूसरे होते हैं जो अपने सोशल रोल को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन कोई कंसेंसस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बैलेंस कितना है, कितना हमें सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करना है और कितना सोसाइटी को वापस देना है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे केमिकल कंपनी है, वो डिस्चार्ज करती है केमिकल जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, मछलियां मरती हैं, लोग मरते हैं, हवा पानी खराब होता है। उसने ट्रीटमेंट फैसिलिटी लगा दी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, वो डिलेमा फेस कर रही है हर पॉइंट पे कि क्या मुझे ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, मुझे फाइन कॉस्ट पेनल्टी देनी पड़ रही है, ज्यादा कॉस्ट ट्रीटमेंट की देनी पड़ रही है, फिर भी मैं क्या ऑपरेट कर दे रहा हूँ, तो क्या बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है। ये सब ये डिसीजन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि बिजनेस के हिसाब से। एग्जाम्पल समझेंगे, इसमें दूसरी बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये कोई सिंपल मैथ नहीं है, इसमें बहुत रिसर्च की जरूरत है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री है इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यही पता नहीं। अगर कोई पेड़ खराब हो गया है, कोई बीमारी फैल रही है किसी जगह पे, तो आप उस चीज को क्लियर करके वहाँ पे नए पेड़ लगा दो, लेकिन उससे उसकी बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट हो जाएगी, आप एक्सटर्नली चीजों को फॉर्म कर रहे हो उसके अंदर, उससे वहाँ के ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होंगे। तो इसमें और रिसर्च की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस के इंटरेस्ट में है कि अच्छी इन्वायरमेंट रहे, अच्छी इकोनॉमी रहे। खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास एक्सपांडिंग मार्केट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिल रही है, और उनके लॉन्ग टर्म गोल में ये बहुत कंफ्यूजन होता है उन्हें कि भाई हम ग्रोथ के लिए जाएं या फिर जैसा हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि भाई हमारे पास लोग भूखे मर रहे हैं या उनके पास पैसे नहीं है, तो हम उनके पेट भरें या फिर हम डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसके नए नए रेगुलेशन उसकी फीस के बारे में ध्यान दें। लेकिन जो डेवलप्ड वर्ल्ड जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्ट जो है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज हैं, वो फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। वहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो रैपिड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो चैलेंज है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व कर इन सबको सॉल्व करना है, लेकिन सस्टेनेबल मैनर में ग्रो करना है, इस तरीके से कि आप ग्रोथ को सपोर्ट कर सकें और आप रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करें ऐसा इनिशिएटिव जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहा है। इसको रिवॉर्ड करना है, उसे और बढ़ाना, प्रोत्साहन देना है, मॉनिटरी प्रोत्साहन देना है। फिर पॉजिटिव साइन क्या क्या हम चेंज के देख रहे हैं। अब अभी एक विलियम मुलिगन नाम से एक बंदा है जो इन्वायरमेंटल अफेयर्स मैनेजर है, उसने कुछ उसकी फाइंडिंग्स रखी। ये बात जरूरी किया कि उसका नाम देखिए, वो वेस्ट का बंदा है, डेवलप्ड कंट्रीज का बंदा है, वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, ठीक है। उसका ऐसा कहना है कि ये जो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है ये चैलेंज भी है, चैलेंज तो है क्योंकि ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा अवेयरनेस लोगों में लानी पड़ रही है, सोच समझ की चीजें बनानी पड़ रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी हो रही है। उसने कई सारे पोल करे किसके बीच में, अमेरिकन के बीच में। और अमेरिकन की ऐसी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसी कंपनी जो कि इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन नहीं लेती वो रिस्पॉन्सिबल है। इन्वायरमेंटल एक्सीलेंस को अपने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट करना बहुत जरूरी हो गया है, और अगर आप किसी चीज को करने के लिए फोर्स हो जाते हैं तभी आप उसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, उसने सर्वे से प्रूव करा है इस बात को। तो ये जो पॉजिटिव चेंज हुआ है एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस में, इसको ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर सकती हैं, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई है। कई सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने ये चीज प्रूव करी है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो इससे आपका बिजनेस तो अच्छा हो जाएगा। एग्जांपल, एक 3M मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था जो वेस्ट वाटर को एक बार यूज करके फेंक देता था, फिर उसने इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला कि वो कूलिंग वाटर को उसमें से पूरा निकालता था, सारे प्लांट में से निकालता था, उसको ठंडा करता था, वापस रीयूज कर लेता था, तो उसकी कॉस्ट बच गई। उसी तरीके से एक मेटल फिनिशिंग फैक्ट्री थी, उसमें छोटे छोटे ड्रैग आउट बच जाते हैं आयरन के, जिससे कंटामिनेशन होता है। तो वो पहले क्या करते थे, पूरा कंटामिनेटेड दूसरे प्लांट में डालते थे, तो उसे एक प्लांट से पूरा मटेरियल दूसरे प्लांट डालते थे तो कंटामिनेशन शिफ्ट हो जाता था। अभी उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि पूरे बड़े से प्लांट को ऐसे हिला देते हैं, उसकी वजह से जो ड्रैग आउट वाला हो जाता है केमिकल अलग हो जाता है, सॉलिड्स अलग हो जाते हैं, फिर वो दूसरे उसको ट्रांसफर कर देते हैं तो उनका कॉस्ट बच जाता है। फिर जैसे मैकडॉनल्ड्स है, उसने पहले वो प्लास्टिक के बैग्स में चीजों को देता था, अब वो पेपर में देने लगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैनेजर्स हैं वो भी इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज्यादा सजग हो गए, इसकी वजह से कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सिर्फ ये नहीं कि मैनेजर अच्छे हो गए, जो कस्टमर्स हैं, ऐसे कई कस्टमर्स आ गए हैं जो कि प्रिपेयर्ड है कि भाई हमसे ज्यादा पैसे ले लो लेकिन आप हमें अच्छे इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट ही दो। तो जो कंपनीज वो अंदर से अपने आप को चेंज कर रही हैं आज की तारीख में, rather than simply responding to the external pressure from the customers and the environmentalists, कहा कि वेस्ट की कंट्रीज कर रही हैं, तो जो उनका मॉडल है हम पूरी तरह से अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते, ये फाइन डिफरेंस हमें समझ के चलना पड़ेगा ना। एनहांसिंग द मैनेजमेंट सिस्टम्स, ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, इसको पॉलिसीज में हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, और वो करने के लिए प्रोसेसेस में बिजनेस में डालना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए हम सिर्फ नए मैनेजमेंट मेथड को लेके आ जाए उससे ही हो जाएगा। अगर इसे करना है तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। उसके दो मेन एरिया रहेंगे जहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। पहला है कि हमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी लोगों की, किसकी तरफ, अपने कस्टमर्स की तरफ नहीं, अपने ओनर की तरफ नहीं, जो नॉन ट्रेडिशनल स्टेक होल्डर जिनकी हम पहले नहीं सोचते थे, जो इन्वायरमेंटल जो कम्युनिटी है हमारी उसके बारे में हम पहले नहीं सोचते थे, जहाँ हमने प्लान लगाया, जहाँ पे पोल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा, हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस में, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से किसको और कितना असर पड़ रहा है, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव पड़ रहा है, वो हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा उस रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो जब हम डेवलप कर रहे हैं इफेक्टिव मार्केटिंग फैसिलिटीज को, इसमें रिक्वायरमेंट है कि हम डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस की सारी चीजों को अच्छी तरीके से एड्रेस करें, बोथ इनटू बिजनेस प्लानिंग एंड इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स। अब जो सीनियर मैनेजमेंट है, जो ऊपर के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको रिपोर्ट बनानी पड़ती है कि जो मेजर करती है परफॉर्मेंस को हमारे स्ट्रेटजीज के अगेंस्ट।
गवर्नेंस और अच्छा करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी क्योंकि बढ़ते जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम्स है वो सपोर्ट करने चाहिए इस नीड को, ताकि जो डिसीजन मेकिंग है सारी लेवल की रिस्पॉन्सिव हो सके। तो इसके लिए हमने 7 स्टेप्स बनाई हैं, 7 स्टेप्स रिक्वायर्ड होती हैं ताकि अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेप क्या है? परफॉर्म अ स्टेक होल्डर एनालिसिस। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। स्टेक होल्डर वो इंसान होता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस ऑपरेशन से अफेक्ट होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? कस्टमर्स जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं, हमारा ओनर जिसने हमको पैसे दिए, फाइनेंसर जो हमारा बैंक है, जो गवर्नमेंट है जो हमसे टैक्स ले रही है, हमारा कॉम्पिटिटर जो हमसे डायरेक्ट लड़ाई कर रहा है, हमारा प्रॉफिट उसका लॉस हमारा प्रॉफिट। ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, तो एक कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी रह सकती है जब वो डायरेक्टली, कोई भी कंपनी डायरेक्टली लिंक रहती है उसी ग्लोबल एनवायरमेंट से और उस कम्युनिटी में जहाँ पे वो बेस्ड है। और उस कंपनी को मेंटेन करनी चाहिए रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी और उस सोसाइटी के जहाँ पर वो बेस्ड है। शुरू शुरू में कोई भी मैनेजर, कोई भी कंपनी सोचती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को दूं और एक्सप्लॉइट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को, और उसका रिगार्ड बहुत कम रहता है उस कम्युनिटी की तरफ जहाँ पर वो है। वो सिर्फ अपने ओनर के लिए और पैसा बनाने की कोशिश करती है। लेकिन आज की तारीख में जो डेवलप कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज्यादा रेगुलेटेड एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। कई सारे लॉज, कई सारे रेगुलेशन आ गए हैं जो डायरेक्टर्स को, कंपनी के जो ओनर्स हैं उनको अकाउंटेबल बनाते हैं और एक्सटेंड करते हैं जो शेयर होल्डर का ग्रुप है इवन फर्दर। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कस्टमर को लायबल हो, कस्टमर के साथ साथ जिनको आप अफेक्ट कर रहे हैं उनको भी आप लायबल हो, भले उन्होंने आपसे कुछ खरीदा नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि इन पार्टीज को आइडेंटिफाई करना जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसका सेंट्रल कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी वजह से कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप डेवलप करते हो एक मीनिंगफुल अप्रोच स्टेक होल्डर एनालिसिस का, ये बहुत जरूरी है और एक की डिफरेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कन्वेंशनल डेवलपमेंट के बीच में। ये शुरू कैसे होता है कि आप आइडेंटिफाई करोगे उन ग्रुप को जो कि आपके बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, रेगुलेटर्स हो सकते हैं, सब लोग आप आइडेंटिफाई करोगे। इसमें इंक्लूड होंगे वो लोग जो कि अफेक्ट हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं। अब स्टेक होल्डर जो है वो कई बार, कोई भी कंपनी जो है अगर वो स्टेक होल्डर्स को समझ पाएगी इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो उनकी नीड्स को कैपिटलाइज कर पाएगी और अपने एम्प्लॉयज को बता पाएगी कि लोग आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर उस इन्फॉर्म्ड वर्कफोर्स से और ज्यादा बेनिफिट ला पाएगी। तो जो मैनेजमेंट है हर उसको कंसीडर करना चाहिए अपनी हर एक बिजनेस एक्टिविटी को और हर एक ऑपरेटिंग लोकेशन को, क्योंकि स्टेक होल्डर्स कई बार लोकेशन स्पेसिफिक भी होते हैं और कई बार वेरी भी करते हैं एरिया के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। तो इस पूरे ट्रेंड को समझने की जरूरत है। फाइनली जो कंपनी है उसे देखना है कि वो अफेक्ट कैसे कर रही है लोगों को एट लास्ट, लोगों की नीड क्या है। ठीक है, जब ये सब हो जाता है तो देखना पड़ता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेक होल्डर की नीड और एक्सपेक्टेशन कंपनी से क्या है अभी, या उनकी फ्यूचर नीड्स क्या रहेंगी, और उसके हिसाब से कंपनी को काम करना चाहिए। कुछ कंपनी क्या करती हैं, एक कम्युनिटी एडवाइजरी पैनल बना देती है जिसमें जो सिमिलर ग्रुप्स रहते हैं, जिसमें एम्प्लॉइज हो गए, शेयर होल्डर, सप्लायर्स हो गए, उनको आप एक साथ ग्रुप कर देते हो और ये फिर उनको स्टडी करते हो उनकी एक्सपेक्टेशन और नीड्स को। ये मैनेजमेंट को उनको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, उनकी पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प करता है। और ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस, ये ऑनगोइंग, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ठीक है, एग्जांपल ये है कि जैसे देखो कितना कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि कस्टमर है वो डिमांड करता है, मान लो कि डिमांड कर रहा है एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉइज लेकिन उससे डरा हुआ फील कर रहे हैं कि भाई अगर आप अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाओगे तो मेरी जॉब चली जाएगी। शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो अगर आप ये एनालिसिस करते हो तो जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट है स्टेक होल्डर्स के बीच में वो आपको पहले से पता चल जाता है। ठीक, अभी दूसरा स्टेप क्या है कि सेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी आपको कहाँ जाना है उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर बनाना पड़ेगा अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पूरा करना है तो। इसका काम किस पे आता है? सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर आता है कि आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं और उन पॉलिसीज को ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उसके बनाएं कि 2 साल में मुझे इतने % से कार्बन एमिशन कम करना है। और इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि मुझे पेड़ और लगाने हैं, इसका ये मतलब भी है कि सोसाइटी में से पॉवर्टी कम करना है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको भी कम करना है। ठीक है, तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में जो पॉलिसी बनाना है ये पहला स्टेप हो सकता है। ये जो पॉलिसी बनाने की प्रोसेस है ये प्लानिंग, ये गाइडिंग का काम कर सकती है एंड कैन पुट फॉरवर्ड वैल्यूज टुवर्ड्स दी मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड अदर ग्रुप्स, जिसको तरफ लोग काम कर सकते हैं। तो जब आप पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रहे हो तो वो इंस्पिरेशनल भी होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर सके अच्छा काम करने के, चैलेंजिंग काम करने के। एग्जांपल से समझते हैं, एक दो केमिकल्स कंपनी है, केमिकल कंपनी है, मतलब ये पॉल्यूशन करती है, तो इसके ऑपरेटिंग यूनिट्स में उन्होंने अपना पॉलिसी बनाया कि हम एक्सीलेंस, लीडरशिप, स्टूवर्डशिप को करेंगे वगैरह, जो कहते हैं विजन स्टेटमेंट की तरह। लेकिन उन्होंने बोला कि हमारी प्राइमरी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी हमारे एम्प्लॉइज की तरफ, हम सेंसिटिव हैं टू द पब्लिक और अकाउंटेबल हैं कि जो हमारे एक्शन से हम अकाउंटेबल हैं। हमारे सारे डिसीजन जो कि हमारे ऑपरेशन से अफेक्ट होते हैं उनके लिए हम सेंसिबल हैं और कंटिन्यूअसली वी आर कंटिन्यूअसली रिड्यूसिंग आवर एमिशंस टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट, और हमारा गोल है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड एमिशंस। ये उनके पॉलिसी स्टेटमेंट में लिखा है। तो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है आपको इस तरह से बनाना है कि ऐसा विजिबली दिखे कि जो आपका डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट है वो कमिटेड है इस चीज के लिए, तब और लोग भी इसमें ऐड होते हैं। एक डीआरटी इंटरनेशनल ने यूरोपियन कंपनीज, अगेन वेस्ट की कंपनीज, उसका एक सर्वे करा जिसमें उसने देखा कि आधे से ज्यादा ऐसी कंपनीज जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वायरमेंटल इश्यूज के प्रति जो लोग अपने आप को रिस्पांसिबल फील करते थे वो लोग थे, उन्होंने ज्यादा काम करा, उन्होंने ज्यादा टाइम डाला और वो अलग अलग कंट्रीज और सेक्टर्स में बटे हुए थे। जैसे कि जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ज्यादा टाइम डिवोट करा, वहीं जो टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली इंडस्ट्री थी उन्होंने कम टाइम डाला एनवायरमेंटल इश्यूज पे। क्यों? क्योंकि इनमें कोई सीनियर मैनेजमेंट नहीं था, और जो सीनियर मैनेजमेंट जहाँ पे था वो भी जो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेट करते थे वो उन्होंने इसमें ज्यादा टाइम डाला। इसे कई सारे तो मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने में, जो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के अपने फायदे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पूरी स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर देते हैं और टोन सेट कर देते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के लिए। इसको गारंटी नहीं है कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो पूरी चीजें इंप्लीमेंट ही हो जाएंगी, लेकिन अगर नहीं करोगे तो बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक है, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सप्लीमेंट करते हैं इस पॉलिसी को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बना के। जैसे कि टेलीकॉम, नॉर्दर्न टेलीकॉम है, उसने क्या बनाया कि हम एनवायरमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का लिंक करना चाहते हैं, हम स्टीवर्डशिप करेंगे, हमारा बिजनेस करेंगे, we do business, we will take initiative in developing innovative solutions to those environmental issues that affect our business। जो हमारे बिजनेस को चीजें अफेक्ट करती हैं उसका इनोवेटिव सॉल्यूशन हम लाने की कोशिश करेंगे एनवायरमेंटल इश्यूज का। उन्होंने क्या क्या बोला कि जो हम इंटीग्रेट करेंगे एनवायरमेंटल कंसीडरेशन को हमारे बिजनेस प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, हम आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे जो भी एनवायरमेंटल रिस्क है उसको एलिमिनेट करने की, कम करने की कोशिश करेंगे। जो भी
अभी करंट गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसको पूरा करेंगे और उससे भी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करेंगे। हम एस्टैब्लिश करेंगे एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स और मेजरेबल गोल्स, एस्टैब्लिश करेंगे एश्योरेंस प्रोग्राम्स और रेगुलरली ऑडिट कराएंगे इंटरनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो प्रूवन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करेंगे और कम से कम डिस्चार्ज, कम से कम हजार्डियस मटेरियल को छोड़ेंगे एनवायरमेंट के अंदर। हम रिडक्शन करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाएंगे और अपने गोल्स को अचीव करेंगे। हम प्रिपेयर करेंगे हमारी एनुअल रिपोर्ट्स एनवायरमेंटल एक्टिविटीज के, उसको पब्लिश करेंगे। हम सप्लायर्स, कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम करके एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे दूसरे एनवायरमेंटल स्टेक होल्डर्स के साथ, जैसे कि गवर्नमेंट, साइंटिफिक कम्युनिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स और जनरल पब्लिक, और प्रमोट करेंगे इनोवेटिव सॉल्यूशन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। हम प्रमोट करेंगे रेगुलर कम्युनिकेशन और ट्रेन करेंगे एम्प्लॉइज को, ताकि उनको ऑब्जेक्टिव पता हो, क्लियर कंसाइज ऑब्जेक्टिव पता हो, और जब उन्हें सब पता होगा तो वो और अच्छी तरीके से काम करेंगे। और अगर आपने एक ऑब्जेक्टिव को सेट करा है जिसका टारगेट है वेस्ट रिडक्शन, तो उसको हम और छोटे-छोटे डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स में बांट देंगे हर एक ऑपरेटिंग लोकेशन के हिसाब से। तो वो काम असल में प्रैक्टिकली हो सके, थ्योरेटिकली रह जाए, वो हम मेक श्योर करेंगे। ये उन्होंने उनके स्टेटमेंट में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स बनाते टाइम, ठीक है? जब आपने ऑब्जेक्टिव सेट आउट कर दिए तो मैनेजमेंट को कंपेयर करना है। मैनेजमेंट शुड कंपेयर इट्स कॉम्पिटिटिव एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। जो आपकी करंट स्ट्रेटजी है उसको कंपेयर करना है। जब उसको मैनेजमेंट कंपेयर करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि जो उनकी एक्जिस्टिंग स्ट्रेटजीज है वो या तो इनकम्प्लीट है या फिर अगेंस्ट है जो हमने गोल सेट आउट करे हैं उसके लिए। तो जो हमारी स्ट्रेटजी फिर हम उसको थोड़ा चेंज करेंगे कि हमारा प्रॉफिट बने, बिजनेस भी अच्छा चले, लेकिन साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके, हम अच्छी तरीके से चीजों को कर सकें। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एक एडिशनल डायमेंशन प्रोवाइड कर देता है, जिसके अगेंस्ट मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि हमारा बिजनेस अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एडिशनल डायमेंशन में मिल गया। एंड एफिशिएंट एक्सटर्नल मॉनिटरिंग सिस्टम नेसेसरी है डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर्स के लिए टू एंश्योर कि जो पॉलिसीज हैं वो सही हैं और ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं कंटिन्यूअसली चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर। इन्फॉर्मेशन गैदर जो हम गैदर करेंगे इसके लिए वो कैसे इंक्लूड करेगी कि कौन-कौन से नए लेजिस्लेशन आए, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लाई है, इंडस्ट्री किन चीजों को फॉलो कर रही है, कंप्यूटर की स्ट्रेटजी किस तरीके से है, कम्युनिटी और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप किस तरह से काम कर रहे हैं, ट्रेड यूनियन किस तरह से काम कर रही है और टेक्निकल डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है नई टेक्नोलॉजीज में। इसको जब मॉनिटरिंग और इन्फ्लुएंस करोगे तो आप मोर एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओगे पब्लिक पॉलिसी के अंदर, ठीक है? और इंडस्ट्री वाइज सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। तो जो रिस्पांसिबल बिजनेस एंटिटी रहेंगी वो लीडरशिप रोल उनको लेना चाहिए इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में, गवर्नमेंट के साथ काम करने में और स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स बनने के, जिससे आप एंटरप्राइज और स्टेक होल्डर्स दोनों का फायदा कर सको। तो ये जो मॉनिटरिंग आप करोगे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती है, जैसे कि जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो प्रिंसिपल सेट आउट करता है, स्टैंडर्ड सेट आउट करता है कि आपको ये करना है, इस तरह से रिपोर्टिंग करनी है, इतना पैसा यहाँ लगाना है, ये करोगे तो ये होगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और उसको लेकिन मॉनिटर करते रहना, कंटिन्यूअसली टच में रहना बहुत डॉटिंग टास्क रहता है। तो वो करने के लिए कई बार क्या होता है, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग इंटीग्रेट कर देते हैं आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ, या फिर उसको एक सेपरेट एक्सरसाइज बना देते हैं, उसके लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बना देते हैं, अलग कमिटी बना देते हैं और जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज को देखती है, और उन लोग उसको लीड करते हैं जो कि उसके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, आधा चैप्टर हो गया, लेट्स टेक अ ब्रेक। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। हाँ जी, फोकस। अभी चालू करेंगे थर्ड स्टेप, दैट इज डिजाइन एंड एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान। हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिया, अब जो ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचेंगे कैसे, उसका प्लान बनाने की जरूरत है। तो हमें प्लान बनाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह का रहेगा, किस तरह के चेंजेस लाने पड़ेंगे उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। यहाँ पर जो पॉलिसी हमने बनाई है उसको ऑपरेशनल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से अफेक्ट करेगी उसको देखना पड़ेगा। और इसे करने के लिए पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को, एम्प्लॉइज के एटीट्यूड को, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कुछ प्रॉब्लम हुई तो कौन किससे बात करेगा, इन्फॉर्मेशनल रिपोर्टिंग सिस्टम और ऑपरेशन पर्सपेक्टिव किस तरह करेंगे वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। अब ये एक दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं होगा, 3 से 4 साल का पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, हर साल का माइलस्टोन बनाना पड़ेगा। इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि लीडरशिप में जिस तरह के चेंजेस लाने वो चेंजेस करने पड़ेंगे। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो सीनियर है, उनको लीड करना पड़ेगा बाय एग्जांपल कि आपको इस तरह से काम करना है, टोन सेट करनी पड़ेगी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो बोर्ड है और जो सीनियर है उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स, और जब उन्हें ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश कर दिए उसके बाद वो कम्युनिकेट करने पड़ेंगे अलग-अलग स्टेक होल्डर्स को, जिसमें आप स्टेक होल्डर से पहले उनको बताओगे, पहले होल्डर से आप कम्युनिकेट करोगे, उनको पहले बताओगे, फिर उनसे कंसल्टेशन करोगे, फिर आप उनसे पूछोगे कि कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं क्या, फिर आप प्रोसेस सिस्टम्स में मॉडिफिकेशन करोगे और फिर आपने जो प्लान बनाया उसको अप्लाई करने पे आप जाओगे। जो एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको आप रिव्यू करोगे कि उसमें रिस्पांसिबिलिटी जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसके हिसाब से रिस्पांसिबिलिटी फिक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कुछ केसेस में आप ये कर सकते हो कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है तो आप अलग से एक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कमिटी बना दो जो एस्टैब्लिश करेगी, और उसको लीड कौन करेगा, ऐसा सीनियर जो कि एनवायरमेंटल एग्जीक्यूटिव उसको पता हो, नॉलेज हो और उस फील्ड का एक्सपर्ट हो या उस फील्ड में काम करता हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट स्टेटमेंट्स ऑफ डिफाइनिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो कल्चरल चेंज है और रीट्रेनिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके गोल को कॉम्प्लीमेंट करे। जो नए लोग आप बना रहे हो, ला रहे हो या ट्रेन कर रहे हो, वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें। जो रिवॉर्ड का सिस्टम है और जो इंसेंटिव्स हैं वो आपको बनाने हैं कि कोई अच्छे से काम करेगा, जो हमने गोल बनाया उसको पूरा करेगा तो उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। जो बिजनेस की प्लानिंग है उसमें आपको इस तरह की होनी चाहिए कि वो प्रायोरिटाइज करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और वो एक्सटेंड हो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्रोसेस में। जो एक्सटर्नल मॉनिटरिंग की नीड है उस तक वो एक्सटेंड हो, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी आपको एनहांस करने की जरूरत है, जिससे कि आप रिसीव कर सको सही इन्फॉर्मेशन, आपकी जितनी मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन उसमें आप हर एक पर्टिकुलर कस्टमर की, सप्लायर की, आप उनकी नीड्स देख सको। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको फीडबैक मिलेगा और उस फीडबैक को यूज करके आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, उसका किस तरह से प्रोड्यूस करोगे, किस तरह से पैकेज करोगे, किस तरह से मार्केट करोगे, किस तरह से प्रमोट करोगे, वो सब चेंज कर सकते हो, जिससे आपको और बेनिफिट होता है, ठीक है।
इसकी वजह से आप कई बार नए मार्केट्स में भी ऐड कर सकते हो, नए प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो। मीनवाइल जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस है और जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको आपको असेस करने की जरूरत है कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, कौन कौन सी एरियाज में मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। इसकी वजह से कंपनीज को नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जिससे वो नई प्रोडक्शन प्रोसेस में जा सकती है। और इसका जो जरूरी नहीं, जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया है वो कम प्रिसाइज रहता है इस कंपेरिजन में, और जो इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस है उसको परफॉर्मेंस नॉर्म्स की तरह देख के स्टैंडर्ड मान के उससे कंपेरिजन कर सकते हो। ठीक है, एक और पॉपुलर टूल है जिसके बेसिस पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा कर सकते हो, वो होता है बेंचमार्किंग। यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप उसी सप्लायर से प्रोडक्ट्स लो या उसी टाइप के प्रोडक्ट्स लो जो आपको सही लगते हैं। आप देखो कि प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोड्यूस या प्रोक्योर करा जा रहा है। अगर आप ऐसा करोगे तो लोग बोलेंगे भाई हम सही टाइप के प्रोडक्ट लेंगे तो फिर हमें तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके पॉसिबल टैक्स इंसेंटिव्स भी आपको मिल सकते हैं। और अगर आप थोड़े से सब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेते जो कि एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं तो उसका आपकी वेस्ट रिकवरी करनी पड़ती, तो अभी आपकी क्रेडिट होगी वेस्ट रिकवरी की, आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर रीथिंकिंग द कॉर्पोरेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चेंज करने के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीथिंक करना पड़ेगा कि इस पूरी शिफ्ट को कैसे लाना पड़ेगा। जो बेसिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स है, वो पूरे के पूरे चेंज होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीज असल में करनी है तो इसमें फुल बाय इन होना चाहिए, 100% एक्सेप्टेंस होना चाहिए हर एक लेवल ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर, तभी इस चीज को अप्लाई करा जा सकता है सक्सेसफुली, वरना इसे सक्सेसफुली अप्लाई नहीं करा जा सकता। ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप है इज टू डेवलप अ सपोर्टिव कॉर्पोरेट कल्चर। इसमें अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, जो हम ऊपर देख रहे थे, एक एप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट कल्चर बनाने की जरूरत है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिन्यू करने की जरूरत है, जो एम्प्लॉइज है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने की जरूरत है। जब वो बढ़ेगा तो वो प्रैक्टिकल आइडियाज हमें देंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंथुसियाज्म बढ़ेगा। ज्यादातर जो कस्टमर्स और एम्प्लॉइज है वो एंजॉय करते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना जो सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर में काम करती है। ये जो इस केस में मैनेजर्स को चेंज करने की जरूरत है एटीट्यूड लोगों का, और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों को वापस से ट्रेन करो, रीट्रेन करो। कुछ एग्जीक्यूटिव ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मेरा काम सिर्फ वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा पैसा बनाना है, और उन्हें समझ नहीं आता कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाई मैं क्यों खर्चा करूं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प करता है, उसने सब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की चीजों को स्क्रैप कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो समझते हैं कि कोएफिशिएंट प्रैक्टिसेस जो है उनका इंपॉर्टेंस क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी और रिसाइक्लिंग का बेनिफिट क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग, तो कुछ लोग एक्सप्लिसिटली कंसीडर करेंगे जो इफेक्ट है उनका दूसरे स्टेक होल्डर्स ग्रुप पे, और कुछ लोग रेजिस्ट करेंगे। वो ये समझेंगे दूसरे लोग जो हैं कि पूरा रिडिजाइनिंग करना तो बहुत मुश्किल काम है, खासकर जो पुअर कंट्रीज हैं। ऐसा समझो ऐसी कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया, भारत, हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो हम क्या इतनी एडिशनल कॉस्ट जो बनी बनाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है, हमारी कंट्री में नहीं कर सकती, तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं धीरे धीरे करके। अगर ऐसा करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है। इंटरनली सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए कि पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और वो हर एरिया में कम्युनिकेट होने चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। एग्जांपल है कैनेडियन कॉर्पोरेशन, कनाडा के अगेन वेस्टर्न कंट्री डेवलप्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे कनाडा में अगर आपको प्रमोशनल ऑफ इमोशनल कॉन्शियसनेस के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में करना है तो कहा उनका गोल ये है कि सीनियर मैनेजमेंट से लेकर जो शॉप फ्लोर पे काम कर रहा है, प्लांट फ्लोर पे काम कर रहा है, उससे सारी चीजें बात पहुंचनी चाहिए। ये एनवायरमेंटल कंसर्न जो है एवरीडे कन्वर्सेशन का पार्ट होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग सारे लेवल पे होनी चाहिए। क्या प्रोग्रेस आप ले रहे हो, क्या कंप्लायंस आप पूरे कर रहे हो, ये सब को इस चीज में सब लोग इन्वॉल्व रहने चाहिए। जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है किसी भी कॉर्पोरेट के कल्चर के अंदर और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस में। तो डीआरटी इंटरनेशनल जो जिसने पहले सर्वे करा था, उसी ने एक और सर्वे करा यूरोपियन कंट्रीज का, इसका यूरोपियन कंट्रीज का डेवलप्ड इकोनॉमी जहां पर पर कैपिटा इनकम ज्यादा रहती है, उसमें उन्होंने ये देखा कि हाफ ऑफ द कंपनीज, जितने को सर्वे करा उसमें से आधी कंपनीज जो है वो इनवाइट करती है डायरेक्ट सजेशन अपने एम्प्लॉइज से, मतलब आधी नहीं करती है। फिर जो सजेशन इनवाइट करती है उसमें से 80% अपने प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज लाने के बारे में सोचती हैं, और 54% ही हैं जो रिस्पॉन्ड करती हैं उन चेंजेस के लिए, मतलब चेंजेस एक्चुअली लाती हैं। अब हमें लगेगा कि ये स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसी कंट्रीज में हो रहा है, लेकिन हंगरी जैसी कंट्रीज में भी एम्प्लॉइज चाहते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करा जाए एक्टिवली। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये रिक्वायर करता है कि पूरा कल्चर जो है उसे चेंज करने की जरूरत है, और ऐसा बने जिसमें एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन हो, कंटिन्यूअस लर्निंग और इंप्रूवमेंट हो। जैसे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो इस प्रोसेस को बताता है कि किस तरह से कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर सकते हो, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू करते रहना चाहिए, थोड़ा बेटर करते रहना चाहिए अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को, टेकिंग इनटू अकाउंट द टेक्निकल डेवलपमेंट्स, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, कस्टमर नीड्स, कम्युनिटी एक्सपेक्टेशंस विद लीगल रेगुलेशंस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, एंड टू अप्लाई द सेम एनवायरमेंटल क्राइटेरिया इंटरनेशनली। क्या क्या चेंजेस होते जा रहे हैं उससे भी कॉग्निजेंट रहना है ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो उसे भी इनकॉर्पोरेट कर सके। इसके लिए जरूरी है कि इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इस तरह से डिजाइन हो कि वो पॉजिटिव बिहेवियर को रिइंफोर्स करे, और जो नेगेटिव बिहेवियर है उसको रिपोर्ट करे, ताकि पता चले कहां गलती हो रही है। यहाँ पे एंटरप्राइज का रिकॉग्निशन और प्रमोशनल सिस्टम्स, उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सीनियर मैनेजमेंट का, जो पावरफुल फोर्स है एटीट्यूड फॉर्म करने के लिए, इस तरह से लोग काम करेंगे और सपोर्टिव कल्चर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो पॉलिसी सेट करते हैं और नॉर्म डिसाइड करते हैं कि बिजनेस किस तरह से हो रहा है, तो उनको बहुत इन्वॉल्व होने की जरूरत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एक अम्ब्रेला रोल दे देते हो कि भाई हमने आपको रिस्पांसिबिलिटी दे दी है सर, आप काम करो, उसके साथ साथ उसको अकाउंटेबल भी बनाना है। अगर उसने काम नहीं करा तो उसकी आपको कॉलर खींचनी है, उसको आपको रिप्रिमांड करना है, उसे पूछना है कि काम क्यों नहीं और कब तक हो जाएगा, जल्दी करके दो। और अगर किसी ने आपको काम करके दे दिया तो उसको रिवॉर्ड और प्रमोशन भी देना पड़ेगा आपको, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। अगली स्टेप है कि आपको डेवलप करना है मेजर्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे हमने ऊपर देखा कि हमें लोगों को बेनिफिट देना है, प्रमोशन देना है, लेकिन प्रमोशन तब दे पाएंगे जब हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। उसके लिए जरूरी है कि हम रिपोर्ट्स बनाएं कि किसने किस तरह से परफॉर्म करा, उसके लिए हमें मीन्स चाहिए, किस बेसिस पर हम उनका परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो जो मैनेजमेंट कंट्रोल है उसमें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग डिपेंड करती है कि टाइमली इंफॉर्मेशन आपके पास सही तरीके से आ रही है कि नहीं आ रही, और जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी तो उसको रिव्यू करने की जरूरत है, उससे रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत है। ये जो रिपोर्ट्स है ये इन्फ्लुएंस होती है कंपनी के क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं गवर्नमेंट ने जो बना के रखे हैं, दूसरी पब्लिक एजेंसीज ने क्या बना के रखे हैं। एग्जांपल समझते हैं, अगर गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि आपके एमिशन के लेवल्स हैं, जो आप स्मोक छोड़ते हो, कार्बन छोड़ते हो, वो 10% होने चाहिए या 20% होने चाहिए।
जितना भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। फिर अगर बोल रखा है कि आप एनर्जी यूसेज पर टन ऑफ आउटपुट 10 यूनिट तक कर सकते हो, 20 यूनिट तक कर सकते हो, तो इसको करने के लिए आपके पास सही यूनिट्स होनी चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो उसको मेजर करने के लिए आपके पास कुछ बेसिस तो होना चाहिए। हो सकता है नहीं हो, तो फिर नए मेजरमेंट के प्रोसीजर बनाने की जरूरत है। कंपनीज को गवर्नमेंट से आगे रहे, गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नमेंट पीछे है, गवर्नमेंट स्लो काम करती है, तो कंपनीज को गवर्नमेंट से आगे रह के अपने डेवलपमेंट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया बनाने की जरूरत है, और कंपनी को लीड करने की जरूरत है पूरी वे को। जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे करके अवेयर होती जा रही है इन सारे इश्यूज के बारे में, और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है इन सारे एक्शंस के लिए, तो कंपनी को और आगे होकर इन सारे काम को करना है, इससे इवेंचुअली उसे ही फायदा होगा। ठीक है, तो जो प्राइवेट कंपनीज है उन्हें गवर्नमेंट के साथ काम करना है ताकि वो डेवलप कर सके एक रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम। सिर्फ वो ऐसा नहीं कि भाई आप उसको यूज करना है तो 10 करोड़ रुपए उसमें लग जाएंगे, अगर इंडिया की बात करें तो वो ऐसा होना चाहिए कि कुछ हजार या कुछ लाख रुपए में हो जाए, वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जिसमें बहुत पब्लिक और जो प्राइवेट बिजनेसेस है उसको फॉलो कर सकें। वाइल एक्सटर्नल स्टैंडर्ड जो है वो जरूरी है और वो वक्त लेते हैं अगर कंसल्टेशन रिक्वायर्ड हो, लेकिन बिजनेस विल नॉट वेट, तो आपको अपने इंटरनली काम करते रहना है, काम कंटिन्यू चालू करते रहना है, करके रखते रहना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। अगली स्टेप है कि आपने मीनिंगफुल रिपोर्ट बनाई फॉर इंटरनल मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स। परफॉर्मेंस मेजर करिए, फिर आप रिपोर्ट बनाओगे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसको फिर आप कंपेयर करोगे आपके परफॉर्मेंस जो आपके स्टैंडर्ड थे उसके अगेंस्ट। जो डायरेक्टर्स हैं और जो सीनियर मैनेजर्स, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस डिसीजन को लेने में और मॉनिटर करने में कि इंप्लीमेंटेशन पॉलिसी स्टडीज का सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एज वेल एज पब्लिक एट लार्ज, उन सब इवेल्युएट करेंगे आपकी परफॉर्मेंस को इन रिपोर्ट के बेसिस पर और होल्ड करेंगे डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल। जो रेगुलेटर और गवर्नमेंट है वो कई बार डिग्री ऑफ डिस्क्लोजर बढ़ाती रहती है, जैसे कंपनीज को सब डिस्क्लोज करना पड़ता है, ऑडिट रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने हैं, ये देना है, वो देना है, इसका डिक्लेरेशन, उसका डिक्लेरेशन देना है, तो उनका फाइनेंशियल डिस्क्लोजर बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका एनवायरमेंटल डिस्क्लोजर कुछ नहीं है, तो उसमें ये चीज को भी ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल समझो कि अगर कोई कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है, तो वो ये तो नहीं बताती कि उन्हें कितना इन्वेस्ट करा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ इक्विपमेंट खरीदा, तो वो तो उसकी कॉस्ट में दिखेगा, उसका लॉस दिखेगा, तो वो तो गलत तरीके से दिखेगा यूजर्स को, तो गलत डिसीजन, गलत इमेज आएगी उस केस में। तो सिस्टम को इंसेंटिवाइज और रिलायबल बनाने की जरूरत है और रिवॉर्ड करने की जरूरत है पॉजिटिव एक्शन जो भी ले। ठीक है, अभी आयरॉनिक है कि जो बिजनेस पॉल्यूशन करते हैं और पानी को, रिसोर्स को खराब करते हैं, वो ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस ट्रेंड को चेंज करने की जरूरत है, धीरे धीरे इकोनॉमिक फ्रेंडली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली ग्रोइंग बिजनेस बनाने की जरूरत है। ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको मोर रेलेवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने की जरूरत है, जिससे एक मीनिंगफुल पिक्चर पता चले, अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करी जा सके, इंटरनली वेदर दे हैव अचीव्ड द टारगेट्स और नॉट, ये पता चलेगा इन रिपोर्ट से। और जो बोर्ड है वो पीरियोडिकली अपनी रिपोर्ट्स बना सकता, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो पीरियोडिकली बोर्ड को रिपोर्ट दे सकता है बताने के लिए कि ऑब्जेक्ट्स पूरे हुए या नहीं हुए। और जो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग है उसमें एक सेट अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग एरियाज के हिसाब से, जिसकी वजह से कई मुश्किल होती है कंपेयर करने में। तो आप आपकी जो रिपोर्ट है उसको किसी और फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन अगर उसका फॉर्मेट अलग है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई पब्लिश ही नहीं करती है तो आपको सामने से जाके बोलना पड़ेगा कि आप हमारा डेटा आपसे कंपेयर कर लीजिए कि कौन इन्वायरमेंटली किस तरह से काम कर रहा है। और दरकार ये है कि यूनिवर्सल फॉर्मेट बना लिया जाए जो कि डिजायरेबल है, जिसमें सब मैनेजर्स एक रिपोर्ट में एक तरीके के फॉर्मेट में अपना डिस्क्लोजर दें कि हमने क्या काम करा, हमने क्या काम करा, जिससे कंपैरिजन हो सके। देन एनहांस द इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेसेस। ये बहुत जरूरी है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाए जहां पे जो डायरेक्टर और सीनियर मैनेजर है वो इंश्योर कर सके कि जो पॉलिसीज हमने बनाई वो इंप्लीमेंट हो रही है, जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करा जा रहा है, और जो परफॉर्मेंस है उसको रिपोर्टिंग से डायरेक्टली लिंक करा जा रहा है, सिस्टम की इफेक्टिवनेस को चेक करा जा रहा है कंटिन्यूअसली, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता रहेगा, कुछ ना कुछ उसमें होता रहेगा, वो इंप्रूव होता रहेगा। तो जो मॉनिटरिंग है वो कई फॉर्म्स ले सकता है, जैसे कि जो मिडिल मैनेजर है उसने उसके सुपीरियर को रिपोर्ट भेजी तो उसको रिव्यू करना है आपको। जब एम्प्लॉइज असल में काम कर रहे हैं तो आपको टूर करना है, उनके बीच में चले जाना है, उनको ऑब्जर्व करना है, जब वो काम कर रहे हैं तब आपको रेगुलरली मीटिंग लेनी है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, रिव्यू करना है कि काम किस तरीके से चल रहा है। फिर आपको इंप्लीमेंट करना है एनवायरमेंटल ऑडिटिंग प्रोग्राम, ऑडिट करते रहना है काम को, जो काम हमने बोला था पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो फिर आपको ऑर्गेनाइज करनी है इंटरनल एनवायरमेंटल ऑडिट्स, वो एक प्रैक्टिकल वे है मॉनिटर करने के लिए इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनल ऑडिट रख लोगे टू मॉनिटर द कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल पॉलिसीज, तो उसमें ये मल्टीडिसिप्लिनरी टीम आपको बनानी पड़ेगी, जिसमें कौन हो गया, इंजीनियर्स आ जाएंगे, ऑडिटर्स आ जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, जिनके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होगा ऑडिटिंग का भी, और जिस एरिया को ऑडिट कर रहे हैं मतलब एनवायरमेंट की चीजों का भी उन्हें नॉलेज रहेगा, तो सही तरीके से ऑडिटिंग हो पाएगी। तो इसकी डेफिनेशन दी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एनवायरमेंटल ऑडिटिंग। ये एक मैनेजमेंट का टूल है जो कंप्राइज करता है सिस्टमैटिक, डॉक्यूमेंटेड, पीरियोडिक एंड ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ कितना अच्छे से एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मैनेजमेंट एंड इक्विपमेंट्स आर परफॉर्मिंग। इसका एम क्या रहता है कि हम एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं बाय फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल एनवायरमेंट प्रैक्टिसेस में, और असेस करने के लिए कि जो कंप्लायंस है कंपनीज की पॉलिसीज के, वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को जो कंपनीज ने, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि इतना आपको पूरा करना है, वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यूरोप में क्या होता है, एक कमीशन है यूरोपियन कम्युनिटी का जो गाइडलाइंस बताती है और कंपनी उसको फॉलो करती है। उसमें ऑडिट वॉलंटरी रहता है, इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स वॉलंटरी रहता है, लेकिन पब्लिक उसको पब्लिश करते हैं और वेरीफाई करते हैं उसको ऑडिटर्स के द्वारा। उसका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कंपनीज जो हैं वो ज्यादा कंट्रोल रख पाएं ओवर देयर एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस और इंक्रीज करें पब्लिक अवेयरनेस। इसके बाद आप पूरे सिस्टम में देखोगे कि इसमें टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो भी हम देखते हैं। जब आप एस्टैब्लिश करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऑब्जेक्टिव्स को, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए, उसका काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए लीडरशिप की जरूरत है, जो कि सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको दे सकते हैं। और कंटीन्यूअस कमिटमेंट टू कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट जरूरी है, कि कंटीन्यूअस जो पहली चीज उससे और बेटर, उससे और बेटर, थोड़ा और बेटर, उस पर कंटीन्यूअस कमिटमेंट जरूरी है। ये ईजी नहीं होता बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अंदर, क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, तो बोर्ड का काम क्या रहता है कि उसको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है इंप्लीमेंटेशन में, एनकरेज करना पड़ता है टू एस्टैब्लिश अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी। कौन रिस्पांसिबल रहेगा, कैसे पॉलिसीज बनेंगी, किस तरह से इशू से डील करा जाएगा, पर्सनल पॉलिसी क्या रहेगी, लो की पॉलिसी क्या रहेगी, कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट किस तरह करेगा। ठीक है,
जो आप एक कमेटी बना सकते हो उसके लिए, ठीक है, जिसमें ऐसा नहीं कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितना काम करना है वो तो आप सेट नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम से कम इतना काम तो आपको अचीव करना है, इतना तो आप बना ही सकते हो। जो पॉलिसीज है आपको उसको इंप्लीमेंट करना है कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सारे लेवल, सारे डिपार्टमेंट्स में, और ऑब्जर्व करना है कि अलग अलग लेवल्स की इंटीग्रिटी और एथिक्स किस तरह के हैं। जो डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं इनकंसिस्टेंसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो आपको कम से कम करते जाने हैं। जो बोर्ड है उसका काम है मॉनिटर करने के लिए और लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि आप सही तरीके से रिपोर्ट बताते रहिए, उसके स्टेक होल्डर्स की तरफ अकाउंटेबल है। कौन? बोर्ड। स्टेक होल्डर पूछेंगे कि हमने आपको बोला था कि आप अच्छे एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट हमें दीजिए, तो बोर्ड को स्टेक होल्डर्स को बताना है कि हम सही से काम कर रहे हैं, और स्टेक होल्डर्स कैसे जज करेंगे? अपनी रिपोर्ट्स के बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, पहला स्टेप असेस करना है इस पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल का, देखना कि हमारी करंट पोजीशन क्या है। मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि जो कंपनी की एक्टिविटीज हैं वो कितनी लाइंड अप है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल की तरफ, कितना हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं या कितना नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं दूसरों के कंपैरिजन में, ये पता होना चाहिए। इसमें हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है कि हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी कैसी है, हमारा एक पर्टिकुलर किसी भी ऑपरेशन को किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं और उसका इफेक्ट कैसा पड़ता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सिस्टम किस तरह का, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। कितना हम पब्लिक डिस्क्लोजर देते हैं, कितना लोगों को बताते हैं, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। कितना हमारा सिस्टम हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे सकता है, कितना सही डेटा दे सकता है, उसे इवैल्यूएट करने की जरूरत है। इसको कैसे करा जा सकता है? एक जेमियन सीरीज क्वेश्चनर होता है, ये नॉर्थ अमेरिका के लिए होता है, जो रीजनेबल केयर प्रोग्राम बना के देता है, जिसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्री के हिसाब से स्पेसिफिक मटेरियल टेलर रहता है, जिसमें क्वेश्चनर पूछ सकते हो लोगों से, उससे आपको डेटा मिल जाता है सही तरीके से। तो इस तरह की चीजें डेवलपिंग कंट्रीज में भी जरूरत है इसकी, ठीक है। देन डिसाइडिंग ऑन अ स्ट्रेटजी, वंस मैनेजमेंट हैज गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट्स ऑपरेशंस आर, तो उसे देखने की जरूरत है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो दूसरे इंडस्ट्री के लोगों के हिसाब से किस तरह से जा रहा है। जब आप कंपेयर करते हो तो आपको इंस्ट्रक्टिव होता है और आपको पता चल जाता है किस तरह से आपको काम करना है। फिर रिलेटिवली इट इज रिलेटिवली इजी अगर पब्लिक डिस्क्लोजर दूसरी कंपनीज भी कर रही हो तो, लेकिन अगर नहीं कर रही हो तो मैनेजमेंट को अप्रोच करना चाहिए दूसरी इंडस्ट्रीज को कि आप भी शेयर करिए अपनी इन्फॉर्मेशन, हम भी शेयर करते हैं, ताकि हम साथ में ये जो गैप है जिस तरह से अभी हम काम कर रहे हैं और जो हमारा फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव है उसको कम करने की कोशिश कर सकें। ये मैनेजमेंट का काम है। जो स्ट्रेटजी है वो आपको डेवलप करनी है, आउटलाइनिंग द कंपनी की पोजीशन अभी कैसी है और उसके कॉम्पिटिटर्स और स्टेक होल्डर्स कंपैरिजन में स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन से कहां पे कंपनी स्टैंड करती है। जो जनरल प्लान वो नीड जरूरी होता है, और एंड व्हेन द जनरल प्लान आपने बना लिया और कब किस टाइम तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका गोल पूरा हो जाएगा, आपको माइलस्टोन बनाने पड़ेंगे। मतलब जैसे कार्बन एमिशन है, तो हम बोल रहे हैं हमने 5 साल का प्लान बनाया, उसमें बोला हमने 6 महीने में हम 5% कार्बन एमिशन कम कर देंगे, 10% में 1 साल में 10%, 5 साल बाद 50% तक कार्बन एमिशन को हम कम कर देंगे। इस तरह का प्लान उसमें माइलस्टोन बनाने की जरूरत है, ठीक है। और फिर माइलस्टोन पे जब आप उस टाइम को पहुंचो तो उसे रिव्यू करने की जरूरत है। तो सीनियर मैनेजमेंट उसको रिव्यू अप्रूव करना अपनी स्ट्रेटजी और प्लान को, इससे पहले कि बोर्ड के पास भेजे, फिर बोर्ड को उसको फाइनल अप्रूवल देना है, ठीक है। अगर इसको भी पूरी तरह से अप्लाई करना है तो सीनियर मैनेजमेंट के सारे लोग जो है उनको कंप्लीट बाय एंड फुल कमिटमेंट होना चाहिए, तभी जाके काम हो सकता है। स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने सारी प्लानिंग कर ली, सारे सिस्टम चेंज कर लिए, लेकिन असल में अगर अप्लाई नहीं कर पाए उसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वंस आपने स्ट्रेटजी अप्रूव कर ली, डिटेल प्लान बन गया है, तो फिर आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सारी चीजें अफेक्ट हो चुकी हैं। फिर आपको उसके स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स बनाने हैं और हर एक एरिया के, और देखना है कि किस तरह से प्रोग्रेस को मॉनिटर आप करोगे। दे शुड आल्सो स्पेसिफाई कितनी स्पेंडिंग और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स रहेगी, कितनी रिसोर्सेज खर्च करनी पड़ेंगी और किस तरह के लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। ये जो प्लान्स है ये कंसल्टेशन के थ्रू बनने चाहिए एम्प्लॉइज सारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे, लेकिन एक बार अगर फाइनलाइज हो गया तो ये सीनियर मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन दोनों से अप्रूव हो जाना चाहिए। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें हम ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनमें ये चैलेंज तो है कि ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को किस तरह चेंज करा जाएगा। उसके साथ एक एडिशनल प्रॉब्लम उनमें रहती है कि उनके पास रिसोर्सेज कम रहती है, उनकी टीम छोटी रहती है, उनके पास मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कम फॉर्मल रहता है, वो सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपर्टीज कैसे ले सकते हैं? अपने आप को किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल ग्रुप का पार्ट बना के और वहां की गाइडलाइंस को यूज करके अपने बिजनेस में लगाने के लिए। तो कोई बोलेगा तो हमें लॉस हो जाएगा, हम ये सब करेंगे, बिजनेस कब करेंगे? उनका जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे, उनका जो नेटवर्क बनाओगे, उसको यूज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने की आप कोशिश कर सकते हो, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। अपने सप्लायर्स, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने प्रोबेबल कस्टमर बेस, नया मार्केट कहाँ है या आपका प्रोबेबल मार्केट कहाँ है, वो आप उस नेटवर्क के थ्रू डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं, इसको ऑफसेट कर सकते हो विद कोऑपरेटिव वेंचर्स, जो दूसरी कंपनी के साथ आप काम कर रहे हो उनके साथ कोऑपरेट करके, अपना जॉइंट वेंचर्स करके उनके साथ आप इसको ऑफसेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप कम्युनिटी बना सकते हो अपनी, यहाँ पे अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आपके स्टेक होल्डर सिमिलर है तो आपके नोट्स कंपेयर कर सकते हो, उनकी आपके वो लोग स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन और नीड्स को किस तरह पूरा कर रहे हैं, आप किस तरह उसको एड्रेस कर रहे हो। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है और इसमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स किस तरह से, मॉनिटरिंग कैसी, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च किस तरह की है, वो सब चीजें आप शेयर कर सकते हो। एक बार जो एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज का इशू ठीक एड्रेस हो गया, तो जो लेस फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो स्मॉल कंपनीज में रहता है, इकोनॉमिकली कम डेवलप्ड कंपनीज में रहता है, ये पॉजिटिव एडवांटेज है, क्योंकि कम लोगों को बताने की जरूरत है, रेजिस्टेंस कम रहेगा चेंज के लिए, और लेंदी अप्रूवल की जरूरत नहीं रहेगी, तुरंत आप कोई भी चीज को कर सकते हो और इस पूरे सिस्टम को चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करना इजी हो जाता है। एंड द रोड टू इंप्लीमेंटेशन विल बी डिफरेंट फॉर स्मॉलर बिजनेसेस, क्योंकि और यहाँ पे ज्यादा परसिवरेंस और कॉपरेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं करना है कि सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे ये भी मेक श्योर करना है कि बिजनेस का गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस जिंदा रहे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह चल सके। तो विद परसिवरेंस, विद कॉपरेशन इसको पूरा करा जा सकता है। दिस वाज द चैप्टर। हाँ जी, लेट्स रिवाइज। तो जब इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो दो इसमें पहले डिस्क्लोजर है कि पहली बात, हम ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो और कंपनी पैसा भी कमाए, बिजनेस भी हो, लेकिन वो इकोनॉमिकल भी हो और एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से भी हो। दूसरी चीज, ये जो पूरा चैप्टर है ये वेस्टर्न या यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है और वो चाहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, लेकिन जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको बहुत सारे लोगों का वेलबींग का भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे कंप्लीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिस तरह से वेस्ट आता है वैसा नहीं हो सकता है, वो हमारे तरीके से हो सकता है, इनोवेटिव तरीके से हो सकता है, हमें प्रोसेस को धीरे धीरे करके चेंज करना पड़ेगा। ये चीजें हम कर सकते हैं।
फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है, इसका मतलब क्या है? क्या हम 100% कोई भी पॉल्यूशन जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसको बंद करते हैं, ऐसा नहीं। हमें एक बैलेंस निकाल के देने की जरूरत है, जिसमें एनवायरनमेंट भी सही रहे और इंडस्ट्री भी साथ तरीके से काम कर सके। उस बैलेंस को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बिजनेस को कैसे इफेक्ट करेगा ये? ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बिजनेस है वो कस्टमर्स और ओनर की बात ही सुने, वो अपने सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचे, जो शेयर होल्डर है, जो कस्टमर है और साथ में जो कम्युनिटी जहां पर वो है। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है हमारी करंट नीड्स और फ्यूचर नीड्स के बीच में, और सारे जो एक्शंस है वो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने चाहिए। गवर्नमेंट, बिजनेस और कम्युनिटी को साथ में काम करने की जरूरत है। बिजनेस में क्या इंप्लीकेशन आते हैं कि ऐसा नहीं कि ट्रेड ऑफ नहीं होना चाहिए कि या तो बिजनेस रहेगा या तो एनवायरनमेंट अच्छी रहेगी, दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए और बैलेंस हमें निकालने की जरूरत है। हमारी इंप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है? कोई कह सकता है कि थ्योरेटिकली कि जो केमिकल फैक्ट्रीज को शट डाउन कर देना चाहिए बिल्कुल, लेकिन वो असल में नहीं हो सकता है। प्रैक्टिकली ये क्या, वेस्ट ट्रीटमेंट करो, उसके लिए कॉस्ट इनकर करो, लोगों को अवेयर करो, इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालो जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए। फिर पॉजिटिव चेंज क्या है कि आज की तारीख में ग्रोथ हो रही है, एनवायरमेंटल अफेयर्स जो हो रहे हैं वो चैलेंज तो है ही, लेकिन उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है। लोग भी अवेयर हो रहे हैं, नया मार्केट, नया कस्टमर बेस भी बन रहा है, तो अपने तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हो। ठीक है, नए अवेयर कस्टमर, नई अवेयर सोसाइटी, लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सारी चीजें हैं, तो वो एक पॉजिटिव चेंज है। उसके बाद जो मैनेजमेंट सिस्टम्स है उसको और अच्छा करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट इन रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 7 स्टेप बनाएंगे जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल की तरफ जा सकते हैं। पहली चीज है हमें स्टेक होल्डर का एनालिसिस करना है। स्टेक होल्डर मतलब जो लोग हमारी पॉलिसी से अफेक्ट होते हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो हमारे इमीडिएटली अफेक्टेड है हमसे, कस्टमर और सप्लायर नहीं, ओनर नहीं, जो लोग हमारे बिजनेस की एक्टिविटी से अफेक्ट हो रहे हैं उनको भी हमें स्टेक होल्डर में काउंट करना है और उनकी नीड्स को भी हमें देखना है। दूसरी चीज है कि हमें ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि कब तक हमें किस तरह से चीजों को खत्म करना है। जब ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर दिया, उसके बाद हमें प्लान डिसाइड करना है कि ऑब्जेक्टिव तक हम पहुंचेंगे कैसे, और वो जो प्लान वो स्पेसिफिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, उसमें माइलस्टोन बेस्ड रहना चाहिए। उसके बाद हमें जो इसको अप्लाई करने की जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट चेंज करना पड़ेगा, अप्लाई करने की जरूरी है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और एम्प्लॉइज का एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है, धीरे धीरे करके जो स्ट्रेटजी बना के करा जा सकता है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स उसको सेट करने की जरूरत है इंडस्ट्री के हिसाब से, और परफॉर्मेंस को मेजर करने की जरूरत है। जो अच्छे से काम करे उसको रिवॉर्ड करने की जरूरत है, जो अच्छा काम ना करे उसको रिमांड करने की जरूरत है। फिर रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग है वो सही तरीके से होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल इशूज की रिपोर्टिंग अलग तरीके से होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से अलग होनी चाहिए। उसके बाद जो इंटरनल मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसको और अच्छा करने की जरूरत है, उसमें अच्छी अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पांसिबिलिटी सेट करी जाए, जो मॉनिटरिंग हो रही है उसके लिए ऑडिटिंग करी जाए, इन्वायरमेंटल चीजों की ऑडिटिंग करी जाए और एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करा जाए उसको ऑडिटिंग करने के लिए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड होता है, जो कि टॉप लेवल के लोग रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। वो स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, प्लान बनाते हैं, सारे एरियाज में देखते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं कि ओवरऑल प्लान जो है वो सही तरीके से बन रहा है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो जो टॉप लेवल है उससे इन्वॉल्व होने की बहुत जरूरत है। जो टॉप लेवल उसको देखना है कि सेल्फ असेसमेंट करना है, उसके जो करंट सिस्टम है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। जो पब्लिक डिस्क्लोजर अभी कर रहे हैं उसको एनालाइज करो कि सब चीज हम डिस्क्लोज करते हैं कि नहीं, क्या और डिस्क्लोज कर सकते हैं। फिर जो अभी के सिस्टम्स है, जो डेटा है, उसको एवेलुएट करें कि वो हमें सही डेटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उसमें कुछ भी गलती है उसको ठीक करें। फिर हमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। स्ट्रेटजी कैसी बनेगी कि हम पैसा भी कमा पाए और एनवायरमेंट को बचा भी पाए। 1 साल की बनेगी क्या नहीं, 4-5 साल की बनेगी, लॉन्ग टर्म बनेगी। इसमें एक कंपनी इस तरह से काम करे कि पूरी इंडस्ट्री के फायदा हो और पूरी इंडस्ट्री से सीख सकते हो, और एक कंपनी जो चीज कर रही है उससे पूरी इंडस्ट्री भी सीख सकती है। स्ट्रेटजी तो आपने बना ली, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन भी आपको करना पड़ेगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। जो बनाया उसको अप्लाई करना है, उसको मॉनिटर करते रहना है, बेटा। अभी जो स्मॉल कंपनीज रहती है, जो स्मॉल बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, उसमें इंडस्ट्रियल वो कैसे कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि उनके पास पैसे भी कम होते हैं और उनका जो मैनेजमेंट का टीम रहता है वो भी छोटा रहता है। तो वो कैसे कर सकते हैं कि वो किसी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसका पार्ट बन सकते हैं, जो उसकी प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो उनका बिजनेस भी बढ़ेगा ऐसा, क्योंकि उनका एक नेटवर्क बन जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो पाएगा। दिस वाज इट। ठीक है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।